हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। आज से आपका 12th का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, जिसका पहला चैप्टर है ठोस अवस्था अर्थात सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था अर्थात सॉलिड स्टेट को हम फिजिकल केमिस्ट्री अर्थात भौतिक रसायन के अंतर्गत पढ़ते हैं। वैसे तो रसायन विज्ञान की बहुत सारी शाखाएँ हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 3 शाखाओं के अंतर्गत हम रसायन विज्ञान को पढ़ते हैं। भौतिक रसायन अर्थात फिजिकल केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन अर्थात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो पहला चैप्टर है ये आपका भौतिक रसायन से है अर्थात फिजिकल केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है। इसका नाम है ठोस अवस्था अर्थात सॉलिड स्टेट। तो पहला तो क्वेश्चन यही बन गया कि सॉलिड स्टेट अर्थात ठोस अवस्था क्या है। तो आप बहुत पहले से 8th क्लास से मैं समझता हूँ पढ़ते चले आ रहे होंगे कि जो पदार्थ होते हैं वो 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कितनी अवस्थाओं में पाए जाते हैं? 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ठोस अवस्था आखिर क्या होती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो गैस होती है, जो गैस के कण होते हैं वो सभी दिशाओं में लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, कोई उनके बीच आकर्षण बल नहीं होता है और इस प्रकार से जो है गैस के कण सभी दिशाओं में अनियमित गति करते रहते हैं। ठीक है, इन पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए गैस के पार्टिकल्स को अगर छोड़ दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए तो फिर ये ऊपर भी उड़ जाते हैं। ठीक है, तो गैस जो होती है वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा, उसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है, सबसे ज़्यादा उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है गैस के कणों की वो सबसे ज़्यादा होती है। द्रव के जो कण होते हैं वो जो हैं क्या होते हैं, अगर इसी गैस को हम संघनित कर दें, इसका टेम्परेचर कम कर दें, कम टेम्परेचर कर देंगे तो क्या होगा, इसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी और क्या होगा, ये द्रव अवस्था में आ जाएगा। द्रव एक प्रकार से बह तो सकता है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये उड़ रही है गैस, और जब ये द्रव अवस्था में आ जाएगा तो क्या होगा, ये तैर तो सकता है। ठीक है, द्रव तरल है, तरल को हम द्रव कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके कण टहल तो सकते हैं, यानी गति तो कर सकते हैं, लेकिन उड़ नहीं सकते। ठीक, लेकिन अगर इसको हम और ठंडा कर दें तो क्या होगा, तो हमें सॉलिड स्टेट प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी? सॉलिड स्टेट प्राप्त हो जाएगी, जिसमें जो कण होंगे वो गति करने में असमर्थ होंगे। कण गति करने में असमर्थ होंगे, कण किसी प्रकार की गति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आप कहें कि ये कण बिल्कुल फिक्स है, तो ये फिक्स नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। ठोस अवस्था में पदार्थ के जो कण होते हैं वो गति करने में असमर्थ होते हैं, लेकिन आप ये कहें कि वो फिक्स हैं तो ये भी गलत है। इन कणों में कंपन पाया जाता है, ये अपने स्थान पर कंपन करते रहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो गैसीय अवस्था होती है, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है और वो तेज़ी से गति करते रहते हैं। ठीक है, जब इसकी गतिज ऊर्जा को कम कर दो, टेम्परेचर कम कर दो इसका, तो इसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, ये द्रव अवस्था में आ जाएगा। और द्रव उड़ नहीं सकता, गैस उड़ सकती है, द्रव उड़ नहीं सकता लेकिन गति कर सकता है। ठीक है, उड़ तो नहीं सकता गैस के समान, लेकिन इसके अणु गति कर सकते हैं, टहल सकते हैं। जरूरी ये यहाँ पर फिक्स नहीं है, यहाँ पर रुका नहीं है, ये टहलता हुआ इधर उधर ऐसे घूमता रहेगा। तो द्रव में जो अणु होते हैं वो गति करते रहते हैं। ठोस में ये अणु गति नहीं करते, लेकिन अपने स्थान पर कंपन करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? कंपन करते रहते हैं, अपने स्थान पर ये कंपन करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम सॉलिड स्टेट की डेफिनीशन दें तो डेफिनीशन क्या बनेगी कि किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के अणु, पदार्थ के कण गति करने में असमर्थ होते हैं लेकिन अपने अक्ष पर कंपन करते रहते हैं, तो पदार्थ की इस अवस्था को हम ठोस अवस्था अर्थात सॉलिड स्टेट कहते हैं। अगर इस ठोस को हम गर्म कर दें, इसको हम हीट करें, इसको अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, इनकी गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ेगी तो कंपन बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ये द्रव अवस्था में आ जाएगा ना। और अगर हम इसको और गर्म कर देंगे तो ये पार्टिकल्स जो हैं उड़ने लगेंगे, गैसीय अवस्था में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो जब हम ठोस की अणुओं की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है, ठीक है, गतिज ऊर्जा बहुत कम है, इसीलिए ये अपने स्थान पर हैं, लेकिन
कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ठोस अवस्था को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इसको परिभाषित कर सकते हैं। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर रटना मना है, बिल्कुल रटना नहीं है, समझना है और समझ करके अपनी डेफिनीशन को क्लियर कर लेना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको जो ठोस अवस्था की जो डेफिनीशन है, ठोस अवस्था की जो परिभाषा है, वो क्या परिभाषा, क्या लिखोगे। ठोस अवस्था क्या है, जिसमें पदार्थ के कण गति नहीं कर रहे हैं लेकिन फिक्स भी नहीं है, अपने स्थान पर कंपन कर रहे हैं। आप सोचो कि ये ठोस है, इसमें जो अणु हैं, जो कण हैं, वो कंपन भी ना कर रहे हों, बिल्कुल फिक्स हों, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हालांकि ये गति नहीं कर रहे हैं, अपने स्थान पर हैं, लेकिन अपने स्थान पर ही कंपन कर रहे हैं। इसको अगर गर्म कर दिया जाए, इसको हीट कर दिया जाए, तो जैसे जैसे ये कंपन बढ़ेगा, धीरे धीरे ये कंपन बढ़ता जाएगा और क्या होगा, इनकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये टहलना स्टार्ट कर देंगे, अर्थात गति करने लगेंगे, अर्थात द्रवस्था में आ जाएंगे। इसको और टेम्परेचर दे दोगे और ऊर्जा दे दोगे तो क्या होगा, ये गैसीय अवस्था में आ जाएंगे, गैस बन जाएंगे। बर्फ ठोस अवस्था में होता है, उसको जब आप गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में आ जाता है, और गर्म कर देते हैं तो भाप क्या है, गैसीय अवस्था है, ठीक है। तो ठोस अवस्था की डेफिनीशन क्या है, ठोस अवस्था की परिभाषा क्या है, उसे ध्यान से सुनिए, रटने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या परिभाषा है कि पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के कण गति करने में असमर्थ होते हैं लेकिन अपने स्थान पर कंपन करते रहते हैं, तो पदार्थ की उस अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। क्या डेफिनेशन है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के कण गति करने में असमर्थ होते हैं लेकिन अपने स्थान पर कंपन करते रहते हैं, तो पदार्थ की इस अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। अब हम इस चैप्टर में ठोस अवस्था के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। ठोस अवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे तो जो ठोस होते हैं, वो ठोस जो हैं वो कुल 2 प्रकार के होते हैं। उन 2 प्रकारों को बहुत ही ज़्यादा विस्तृत रूप से हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, चूंकि नाम ही इसका है ठोस अवस्था अर्थात सॉलिड स्टेट। तो इसमें हम ठोसों का ही अध्ययन करेंगे, ठोसों की संरचना कैसी होती है, ठीक है, उनका अध्ययन करेंगे। ठोसों के गुण क्या होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। ठोसों में किस किस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, उनके दोषों का अध्ययन भी इस चैप्टर के अंतर्गत हम करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि जो ठोस होते हैं वो आखिर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो पहला जो प्रकार है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस अर्थात क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा आपका होता है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस अर्थात एमॉर्फस, एमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। तो ठोस जो होते हैं वो कुल 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस अर्थात क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अक्रिस्टलीय ठोस अर्थात एमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। अब क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इनको भी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बोल दिया यहाँ पर रटना मना है, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनकी एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। इस शब्द को हम पकड़ लेंगे, फिर इसी शब्द के आधार पर बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, अर्थात जो कण हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। किसी में घनीय व्यवस्था में व्यवस्थित होंगे, किसी में चतुष्फलकीय, किसी में अष्टफलकीय, किसी में वर्गाकार पिरामिडीय, किसी में वर्ग समतलीय, किसी भी प्रकार की ये संरचना हो सकती है, किसी में षटकोणीय संरचना होगी, ठीक है। कुल मिलाकर के हर ठोस की एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होगी। जैसे बर्फ जो ठोस होता है उसमें चतुष्फलकीय व्यवस्था होती है। कैसी व्यवस्था होती है, चतुष्फल की व्यवस्था होती है। हीरा में भी चतुष्फल की व्यवस्था होती है। ग्रेफाइट में जो है षटकोणीय व्यवस्था होती है, ठीक है, षटकोणीय संरचनाएं होती हैं, षटकोणीय परतें होती हैं एक के ऊपर एक। जब हम पेंसिल से लिखते हैं, पेंसिल में जो सुरमा भरा होता है, पेंसिल में मसाला, वो क्या है, वो ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट में क्या होता है कि षटकोणीय परतें होती हैं। जब हम पेंसिल से कागज़ पर लिखते हैं तो वो परतें कागज़ पर उतरती चली जाती हैं, ठीक है ना।
तो जो क्रिस्टलीय ठोस अर्थात क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। एक व्यवस्था मान लो हम यहाँ पर बना लेते हैं समझने के लिए। मान लो कोई क्रिस्टलीय ठोस घनीय आकार का है, उसमें जो संरचना उसकी है वो कैसी है, घनीय है। तो और घनीय संरचना के आधार पर ही हम इस चैप्टर में ठोसों का अध्ययन करेंगे। तो एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था है, ठीक है ना, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था है यहाँ पर। और मान लीजिए घनीय है तो एक कण यहाँ पर, एक कण यहाँ पर, एक कण यहाँ पर कोनों पर कण उपस्थित है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि एक निश्चित व्यवस्था है कि कण घनीय आकार में ही व्यवस्थित होंगे। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड्स अर्थात अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं है, इनमें निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है। इनमें निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है, ठीक है। इनमें जो है निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है। जो कण होते हैं वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से कण पड़े हैं, इनकी कोई भी निश्चित व्यवस्था नहीं है, इनकी संरचना को आप कोई नाम नहीं दे सकते, इनकी जो संरचना है इसको आप कोई नाम नहीं दे सकते, ठीक है ना। लेकिन इसकी संरचना को एक नाम दिया जा सकता है कि ये घनीय व्यवस्था है, ठीक है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका पहला पॉइंट, तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि उनमें एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, ठीक है। बाकी इस आधार पर और भी चीज़ें निकल करके आएंगी, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन क्रिस्टलीय ठोसों की अगर डेफिनीशन की बात की जाए तो डेफिनीशन क्या होगी, वे ठोस जिनमें कणों की एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, ऐसे ठोसों को हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और चूंकि निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था है इसीलिए इनके गलनांक भी निश्चित होंगे। और व्यवस्था है तो व्यवस्था को तोड़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती, कोई भी व्यवस्था हो। अगर कोई व्यवस्था बनी हुई है तो उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी ही। बिना ऊर्जा के किसी व्यवस्था को आप तोड़ दें ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो चूंकि इनकी एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था है जिसे तोड़ने के लिए निश्चित, ध्यान दीजिए शब्द पर ध्यान दीजिए, टीचर के द्वारा बोला गया एक एक शब्द आपके लिए होता है, इसीलिए टीचर के एक एक शब्द पर आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर शब्द क्या है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था। और निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था है तो उसके लिए तोड़ने के लिए निश्चित ताप की जरूरत होगी। इसीलिए इनके जो गलनांक होते हैं, इनके जो गलनांक होते हैं, पहली बात तो कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं, क्योंकि व्यवस्था निश्चित है और उस निश्चित व्यवस्था को तोड़ने के लिए निश्चित ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए इनके जो गलनांक होते हैं वो निश्चित होते हैं और उच्च होते हैं, क्योंकि व्यवस्था को तोड़ने के लिए आप कम एनर्जी लगा करके, कम ऊर्जा लगा करके, कम ताकत लगा करके किसी व्यवस्था को नहीं तोड़ सकते। अगर कोई व्यवस्था बनी हुई है तो उसके लिए आपको ताकत लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए इनके जो गलनांक होंगे वो निश्चित नहीं होंगे। इनके जो गलनांक होंगे, गलनांक जो होंगे कैसे होंगे, अनिश्चित होंगे। अभी इनके हम आपको उदाहरण भी देते हैं, ठीक है। इनके जो गलनांक होते हैं वो अनिश्चित होते हैं और कम होते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अनिश्चित होते हैं गलनांक। जैसे कि अब हम इन दोनों के गलनांकों की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि बर्फ जो है, बर्फ इसका एक उदाहरण है, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है बर्फ। और बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर, बर्फ का गलनांक जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कभी आपने ऐसा सुना कि 0 से कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है? अगर वो शुद्ध बर्फ है तो H2O से बना है तब बात कर रहा हूँ। अगर उसमें कोई अशुद्धि मिला दी जाए तब वो ज़्यादा या कम हो जाएगा। लेकिन अगर शुद्ध बर्फ है, उसमें H2O मॉलिक्यूल्स से बना हुआ बर्फ है, तो उसका जो गलनांक है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये निश्चित है, ठीक है ना। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड निश्चित है। हीरा एक क्रिस्टलीय ठोस है, हीरा का जो गलनांक होता है, हीरा एक क्रिस्टलीय ठोस है और हीरा का जो गलनांक होता है वो 3570 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये निश्चित है,
ठीक है ना। हीरा का गलनांक 3570 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये निश्चित है। लेकिन अगर आप बात करें आकृष्टलीय ठोसों की, तो आकृष्टलीय ठोसों का सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है कांच। कांच का गलनांक कभी निश्चित नहीं होता, इसीलिए अब जैसे निश्चित क्यों नहीं होता, किसी में ये कांच के अणु जो हैं पास पास आ गए, आकृष्टलीय ठोस में ये अणु ज़्यादा संघनित हो गए तो ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, दूर दूर है तो कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करेगा कि ये कितना संघनित हो रहा है आकृष्टलीय ठोस, ठीक है ना। तो कांच एक आकृष्टलीय ठोस है, इसीलिए इसके गलनांक निश्चित नहीं है। इसीलिए कांच कई प्रकार का होता है, मृदु कांच, कठोर कांच, जेना कांच, पायरेक्स कांच, बुलेट प्रूफ कांच, बहुत सारे तरह के कांच होते हैं। अलग अलग उनका गलनांक होता है, अलग अलग उनकी कठोरता होती है, अलग अलग मजबूती होती है, ठीक है ना। तो कांच एक आकृष्टलीय ठोस है, ठीक है, जिसमें कोई निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था ना होने के कारण उसका जो गलनांक है वो निश्चित नहीं होता है, ठीक है, अनिश्चित होता है, और प्रायः इनके गलनांक कम भी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनमें एक निश्चित व्यवस्था होने के कारण उनके गलनांक निश्चित होते हैं और उच्च होते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड निश्चित है, और कांच कई प्रकार का है, बर्फ कई प्रकार का नहीं होता, बर्फ होता है। अब उसमें आप कोई चीज़ मिला लें और उसको अलग तरह का टेस्ट बना लें, वो एक अलग चीज़ है, फिर वो बर्फ नहीं रह जाएगा। बर्फ मतलब आइस, ठीक है, जिसका गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। हीरा जो है उसका गलनांक 3570 डिग्री सेंटीग्रेड निश्चित है, ये बदलता नहीं, ठीक है, कि आज हीरा का गलनांक इतना है, कल कुछ और हो जाएगा, या एक हीरा का इतना है दूसरे का इतना हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनकी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होने के कारण इनके गलनांक निश्चित और उच्च होते हैं, ठीक है। और क्या है, इनकी जो सतह है वो समतल होती है। सतह कैसी होती है? समतल होती है, सतह समतल होती है, और फलकों के बीच एक निश्चित कोण होता है। ये फलक हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है ना, चाहे तो इसे ले लो, चाहे आप इसके लिए ले लीजिए, घन है इसको ले लीजिए, ठीक है। इसमें इसके बीच एक 90 डिग्री का कोण है ना, तो फलक, पहले फलक समझ लो, इसमें कोने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हैं और 6 फलक हैं, 1 2 3 4 5 6। फलक मीन्स क्या होता है? कोने में मीन्स कॉर्नर, फलक मीन्स फेस। कितने फेस हैं? तो 6 फेस हैं इसमें, 1 2 यानी ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं और बाएं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 फलक हैं, 8 कोने हैं, ठीक है। तो ये जो फलक जो होते हैं इनके बीच एक निश्चित कोण होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें जो घन जो होता है उसमें कितने डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री का कोण होगा, 90 अंश का कोण होगा, ठीक है। तो इनका अगला प्रॉपर्टी क्या है? क्रिस्टलीय ठोसों का जो अगला प्रॉपर्टी है वो अगला प्रॉपर्टी ये है कि इनकी सतह समतल है। ध्यान से समझिए, सतह कैसी है? इनकी जो सतह है, हम इनको पढ़ रहे हैं, सतह समतल है। इनकी सतह कैसी है? समतल है, और फलकों के बीच एक निश्चित कोण, फलकों के बीच निश्चित कोण। जैसे कि अगर आप इसकी बात करें, घन है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा, अंडरस्टैंड। तो फलकों के बीच एक निश्चित कोण होता है, ठीक है। और इनको काटने पर ये नियमित काट प्रदर्शित करते हैं। कांच को अगर आप जमीन पर गिरा दें, उसको तोड़ दें, तो वो कभी सीधा सीधा नहीं टूटता, लेकिन क्रिस्टलीय ठोसों को अगर आप काटोगे तो ये नियमित काट प्रदर्शित करेंगे, यानी सीधी सीधी ऐसे काट दोगे तो ये इस प्रकार से जो है, आप इसको ऐसे करके अगर इसे काट दोगे तो ये नियमित काट प्रदर्शित करेगा। तो ये जो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये नियमित काट प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस नियमित काट प्रदर्शित नहीं करते। ये नियमित क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि इसमें जो अणु हैं, जो कण हैं, वो नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित हैं। इसमें कोई व्यवस्था नियमित नहीं है। मान लो यहाँ से तुमने तोड़ना शुरू किया तो इधर से भी जा सकता है टूटकर, इधर भी चला जाता है। कांच आपने देखा होगा ऐसे ही टूटता है, इसी प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा करके टूटता है, यहाँ से चोट पहुँच सकती है इसके लिए। इस प्रकार से ये जो है, इस प्रकार से टूटता चला जाता है कांच, ठीक है, ऐसे ही तो टूटता है।
ठीक है ना। तो ये नियमित काट प्रदर्शित नहीं करते, इसका जस्ट उल्टा सब कुछ इसमें है, इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये नियमित काट प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन ये नियमित काट प्रदर्शित करते हैं। और इन सारे गुणों को ध्यान में रखते हुए किनको क्रिस्टलीय ठोसों को ही हम वास्तविक ठोस कहते हैं, वास्तविक ठोस कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस कहलाते हैं, ठीक है, ट्रू सॉलिड्स कहलाते हैं। और इनको अक्रिस्टलीय ठोसों को हम अतिशीतित द्रव कहते हैं, अतिशीतित द्रव अर्थात सुपरकूल्ड लिक्विड्स क्यों कहते हैं, ध्यान जरा दीजिए। इनकी जो संरचना है अनियमित है, द्रव के समान है। इनकी संरचना को देखने से ऐसा लगता है कि इनकी संरचना द्रवों के समान है, अर्थात द्रव को इतना ज़्यादा शीतल किया गया, अति शीतल, अत्यधिक शीतल किया गया तो ये ठोस में बदल गए, अर्थात ठोस जैसे दिखने लगे, ठीक है ना। लेकिन इनकी संरचना बिल्कुल द्रवों के समान है। जिस प्रकार से द्रवों में कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार से अक्रिस्टलीय ठोसों में भी द्रवों की कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है, इसीलिए इनकी संरचना द्रव के समान है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन द्रवों को बहुत शीतल किया गया, अत्यधिक शीतल करने से ये द्रव ठोस जैसे हो गए, इसीलिए इन्हें अतिशीतित द्रव अर्थात सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, और इस प्रकार से एक क्वेश्चन भी आता है, वास्तविक ठोस किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इनको दो जो पॉइंट हैं इनको आप बहुत ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। अतिशीतित द्रव इनको कहा जाता है क्योंकि इनकी संरचना द्रवों के समान होती है। और यहाँ तक कि आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि कुछ अक्रिस्टलीय ठोस ऐसे भी होते हैं जिनमें बहने का भी गुण होता है, कुछ अक्रिस्टलीय ठोस ऐसे भी होते हैं जिनमें बहने का गुण होता है, जैसे कि कांच। ऐसा देखा गया कि पुरानी इमारतों की खिड़कियों के कांच ऊपर पतले हो गए, नीचे मोटे हो गए, लेकिन अर्थात कांच में बहने का, हालांकि सारे अक्रिस्टलीय ठोसों में बहने का गुण नहीं है, लेकिन कांच में बहने का गुण भी पाया जाता है। अगर आप कांच का कोई गिलास अपनी टेबल पर रख दीजिए, कई वर्ष तक वो रखा रहे, तो वो ऑटोमेटिक नीचे मोटा ऊपर पतला हो जाएगा, ठीक है। पुरानी इमारतों की खिड़कियों को जब चेक किया गया, उन पर स्टडी किया गया, तो पाया गया कि पुरानी इमारतों की खिड़कियों के कांच ऊपर पतले और नीचे मोटे हो जाते हैं। और उसका सिर्फ और सिर्फ कारण क्या है, सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि इनकी संरचना द्रवों के समान है और द्रवों में बहने का गुण होता है। तो कांच जैसे कुछ अक्रिस्टलीय ठोस ऐसे भी हैं जिनमें बहने का गुण भी पाया जाता है, ठीक है। एक पॉइंट और है इनमें, उसको भी पढ़ लेते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनको हम, उनकी जो प्रकृति होती है वो विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस, ध्यान दीजिए, विषमदैशिक प्रकृति, क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनके भौतिक गुणों के मान भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि इनकी एक निश्चित व्यवस्था है। तो किसी क्रिस्टल पर अलग अलग एंगल से जब आप अध्ययन करेंगे तो अलग अलग एंगल से अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। जैसे देखिए, मान लो NaCl क्रिस्टल है, तो NaCl क्रिस्टल में Na पॉजिटिव, ठीक है ना, ए Na पॉजिटिव है, ए Na पॉजिटिव है, ए Na पॉजिटिव है, ठीक है ना, फिर ये Cl नेगेटिव है। मान लीजिए थोड़ा सा हम रफली प्रकार का यहाँ पे बना रहे हैं, ये Cl नेगेटिव है, ये Cl नेगेटिव है, फिर इसके नीचे क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव आ जाएगा, फिर Na पॉजिटिव आ जाएगा, फिर Na पॉजिटिव आ जाएगा, फिर Na पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इस तरह से इसमें प्रकाश डालेंगे NaCl क्रिस्टल पर, तो इस तरह से जाएगा, जिसमें एक लाइन में सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक जैसे हैं ना, तो यहाँ पर गुण अलग होंगे। लेकिन अगर आप इसी जो है रेज को, इस प्रकाश की इस किरण को आप इस प्रकार से डालें, तो आप क्या देख रहे हैं, मान लीजिए किसी क्रिस्टल पर आप प्रकाश अलग अलग एंगल से प्रकाश डाल रहे हैं, तो अलग अलग एंगल से प्रकाश डालने पर आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स हैं। जैसे कि आप देखिए, इस एंगल से जब आप प्रकाश डाल रहे हैं तो यहाँ पर सोडियम सोडियम सोडियम, पूरी लाइन में सोडियम है और इस साइड में क्लोरीन है। लेकिन जब आप इस तरह से प्रकाश डाल रहे हैं तो सोडियम फिर क्लोरीन फिर सोडियम, इस टाइप से। तो सीधी सी बात है,
इस यहाँ पर जब प्रकाश डालेंगे तो वेग अलग होगा प्रकाश का, यहाँ से प्रकाश डालेंगे तो वेग अलग होगा। तो चूंकि इनमें एक व्यवस्था है, निश्चित व्यवस्था है, उस व्यवस्था से जब आप अलग अलग एंगल से प्रकाश को गुजारेंगे तो उसका वेग अलग अलग हो जाएगा। और भी बहुत सारे भौतिक गुण जो होते हैं, जैसे कि अपवर्तनांक है, ऊष्मीय प्रसार है, विद्युत चालकता है, ऊष्मीय चालकता है, ठीक है। ये गुण जो होते हैं ये भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न दिशाओं से जब आप किसी क्रिस्टल का अध्ययन करेंगे, किसी क्रिस्टल के भौतिक गुणों को जब आप भिन्न भिन्न दिशाओं से स्टडी करेंगे, तो भिन्न भिन्न दिशाओं से स्टडी करने पर उसका जो मान है वो भिन्न भिन्न आएगा। अपवर्तनांक अलग आएगा, एक दिशा से अलग आएगा, दूसरी दिशा से अलग आएगा। ऊष्मीय प्रसार एक दिशा से अलग आएगा, दूसरी दिशा से अलग आएगा। जैसे कि AGI जो होता है, AGI में जब हम ऊष्मीय प्रसार को देखते हैं तो AGI का एक दिशा में ऊष्मीय प्रसार धनात्मक होता है और दूसरी दिशा में AGI का ऊष्मीय प्रसार जो होता है वो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो ये विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया। विषम दैशिक प्रकृति क्या होती है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप इनकी बात करें तो इनमें कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो किसी भी एंगल से आप गुजारोगे तो समान प्रकार के कण आपको मिलेंगे, लगभग एक जैसा ही व्यवस्था मिलेगी आपके लिए। द्रवों के समान संरचना, कोई निश्चित संरचना नहीं है, ठीक है ना, कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। इसलिए जब आप गुजारोगे तो जब आप इनमें से गुजारोगे तो क्या होगा, तो हर एंगल से समान प्रकार की व्यवस्था होगी। इसीलिए जो क्रिस्टल होते हैं उनमें चमक पाई जाती है। हीरा को आप अलग अलग एंगल से, हीरे को आप घुमाएंगे तो अलग अलग प्रकार से वो चमक उसमें उत्पन्न होगी। किसी भी क्रिस्टल को आप लाइट के अलग अलग एंगल से जब आप रोटेट करेंगे तो उसमें अलग अलग प्रकार से वो चमक उत्पन्न करेगा। उसका कारण यही है, ठीक है, क्योंकि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें विषम दैशिक प्रकृति पाई जाती है। और जो अक्रिस्टलीय ठोस जैसे प्लास्टिक है, अब प्लास्टिक को किसी भी एंगल से कुछ भी करो, उसमें थोड़ी, उसमें जैसी चमक एक एंगल से होगी वैसी दूसरे एंगल से होगी, क्योंकि उसमें जो कण हैं उनकी व्यवस्था जो है कोई व्यवस्था ही नहीं है, जिस कारण क्या होगा, हर एंगल से, हर दिशा से उसके भौतिक गुणों का मान समान होगा। इसीलिए ये जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये कैसे होते हैं, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं, समदैशिक प्रकृति के होते हैं। तो ये समदैशिक और विषमदैशिक प्रकृति बहुत ही ध्यान रखिएगा। जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं वो समदैशिक प्रकृति के हैं, क्रिस्टलीय ठोस जो हैं वो विषमदैशिक प्रकृति के हैं, और इन्हें वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। इन ठोसों को गर्म करने पर इनकी ज्यामितीय व्यवस्था भंग हो जाती है। इसे आप जब गर्म करेंगे तो ये सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, व्यवस्था भंग हो जाएगी। लेकिन ठंडा करने पर ये अपनी ज्यामितीय व्यवस्था को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। जैसे बर्फ को आप गर्म कर दीजिए, व्यवस्था भंग हो गई, द्रव में परिवर्तित हो गया, जल बन गया। जल को ठंडा कर दीजिए, तो जल को जब आप ठंडा करेंगे तो फिर से क्या होगा, जल को ठंडा करने पर फिर से बर्फ ही बन जाएगा, कुछ और नहीं बनेगा, बर्फ ही बनना है, वो बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो इनको गर्म करने पर इनकी ज्यामितीय व्यवस्था भंग हो जाती है और ठंडा करने पर ये अपनी ज्यामितीय व्यवस्था को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। और इनकी सतह समतल होती है, फलकों के बीच एक निश्चित कोण होता है, इन्हें काटने पर समतल काट प्रदर्शित करते हैं, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, नियमित काट प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल लाइन से अगर काटोगे तो सीधे सीधे कट जाएंगे, ठीक है। नियमित काट प्रदर्शित करते हैं, इन्हें ही वास्तविक ठोस कहा जाता है। इनमें विषम दैशिक प्रकृति होती है, अर्थात इनके भौतिक गुणों का मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है। भौतिक गुण जैसे ऊष्मीय प्रसार, विद्युत चालकता, और आपका बहुत सारे प्रॉपर्टी, अपवर्तनांक है, विद्युत चालकता है, ऊष्मीय प्रसार है। तो ये सब भौतिक जो गुण हैं वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं, हमने आपको इस यहाँ पर ये जो चित्र बनाया है इसके आधार पर हमने आपको समझा दिया, ठीक है। इनके जो उदाहरण हैं वो उदाहरण क्या हैं, बर्फ है, हीरा है, नमक है। नमक भी क्या है, एक प्रकार का नमक जो होता है, नमक NaCl, नमक, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दिया NaCl का। तो नमक जो है वो भी कैसा है, क्रिस्टलीय ठोस है। और इसी प्रकार से क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज भी कैसा होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। इनमें विषम दैशिक प्रकृति पाई जाती है। जैसे कि AGI जो होता है उसका एक दिशा में ऊष्मीय प्रसार धनात्मक होता है, दूसरी दिशा में उसका ऊष्मीय प्रसार कैसा होता है, ऋणात्मक होता है।
तो क्रिस्टलीय ठोस में आप क्या लिखेंगे, वे ठोस जिनकी एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है उन ठोसों को हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, इन्हें गर्म करने पर इनकी ज्यामितीय व्यवस्था भंग हो जाती है और ठंडा करने पर ये अपनी ज्यामितीय व्यवस्था को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इनके गलनांक अधिक और इनके गलनांक निश्चित और उच्च होते हैं। ठीक है, इनकी सतह समतल होती है, काटने पर नियमित काट प्रदर्शित करते हैं, फलकों के बीच एक निश्चित कोण होता है, इन्हें ही वास्तविक ठोस कहा जाता है और इनकी जो प्रकृति है वो विषमदैशिक होती है। ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनके भौतिक गुणों के मान भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, और आक्रिस्टलीय और इनके उदाहरण लिख दोगे, जैसे कि बर्फ है, हीरा है, नमक है, ये क्वार्ट्ज है, ये सब क्या हैं, क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण हैं। आक्रिस्टलीय ठोस में आप क्या लिखोगे, वे ठोस जिनकी कोई निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है उन्हें हम आक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इनके गलनांक कम होते हैं, ठीक है, और अनिश्चित होते हैं। जैसे कि सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल कौन है, कांच है, मोम है, रबर है, स्टार्च है, प्लास्टिक है। कांच, मोम, रबर, स्टार्च और प्लास्टिक, स्टार्च और प्लास्टिक, ये सब इनके क्या हैं, ये इनके उदाहरण हैं। ठीक है ना, कांच, मोम, रबर, स्टार्च, प्लास्टिक, ये सब इनके उदाहरण हैं। ठीक है ना, इनको अतिस्थिति द्रव कहा जाता है क्योंकि इनकी संरचना द्रवों के समान होती है और इसीलिए कुछ आक्रिस्टलीय ठोसों में बहने का गुण भी होता है। यही कारण है कि पुरानी इमारतों की खिड़कियों के कांच ऊपर पतले और नीचे मोटे हो जाते हैं और ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति इनकी होती है, समदैशिक प्रकृति के होते हैं और अतिस्थिति द्रव कहलाते हैं। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, एक कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अपने अगले क्लास में हम क्रिस्टलीय ठोस भी कुल 4 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये भी कुल 4 प्रकार के होते हैं। अगले क्लास में हम क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकारों की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। दैट्स ऑल।